एपिसोड 662। वो होटल पहुंच गए। जब से वो अपने असली रूप में आया था, वो दोनों होटल में एक साथ नहीं जाते थे और ना ही एक साथ बाहर आते थे, क्योंकि नैन्सी होटल के रिकॉर्ड के मुताबिक डॉन मॉरिस के साथ आई थी। लिहाजा वो पहले होटल में गई। उसकी थोड़ी देर बाद पारस दाखिल हुआ। लिफ्ट के जरिए 7वीं मंजिल पर पहुंचा, फिर अपने स्वीट के पास जाते जाते ठिठक गया। होटल के एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। उस खुले हुए दरवाजे पर मारिया खड़ी हुई थी। उसे देखते ही दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसके अंदर जहरीला रिश्ता जोश मारने लगा। उनके दरमियान काफी फासला था। इसके बावजूद दोनों की आंखों में जहरीली कशिश थी। दोनों एक दूसरे की जानिब खींचे आ रहे थे। वो करीब आ गए। पारस ने हैरानी से पूछा, मारिया, तुम यहां कैसे पहुंच गईं? उसने पारस के दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों से थाम लिया, फिर उल्टे कदमों चलते हुए उसे अपने साथ लिए हुए दरवाजे तक पहुंची। फिर कहने लगी, मुझे तुम्हारे पापा ने बताया कि तुम यहां हो। वो ताज्जुब से बोला, पापा ने? नहीं, मैं नहीं मानता, ये कोई और चक्कर है। वो उसके साथ अंदर आ गई। दरवाजा बंद हो गया। उसने कहा, मैं दुनिया के चक्कर को नहीं समझती और ना ही ये समझना चाहती हूं। लोग मुझे नागन कहते हैं। ठीक ही तो कहते हैं। मैं अपने नाक का पीछा नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमसे बेवफाई की शिकायत भी नहीं करूंगी। मैं तो सिर्फ मोहब्बत करना जानती हूं, और जो मेरी मोहब्बत को छीन लेने की कोशिश करे उसे डस लेना जानती हूं। मैंने उस छीनने वाली हसीन बला को देख लिया है। मारिया, तुम उसे नुकसान नहीं पहुंचाओगी। क्या वो मुझसे ज्यादा हसीन और दिलनशीन है? क्या वो बात काट कर बोला, नहीं मारिया, दुनिया की हसीन तरीन लड़कियां भी तुमसे ज्यादा पुरकशिश नहीं हो सकती। मैं नैन्सी को भी तुमसे कमतर नहीं कहूंगा, क्योंकि वो मेरी शरीके हयात है। मैं उसे तुम्हारी हयात से काट कर रख दूंगी। तुम्हारा ये इरादा मेरे कानों में खतरे की घंटी बजा रहा है। क्या तुम्हें मुझसे मिलने की खुशी नहीं है? उसकी आने वाली मौत का अफसोस है? ये तो मैं समझता हूं तुम फितरतन डस लोगी, किसी को मेरे करीब बर्दाश्त नहीं करोगी। लेकिन सोचने समझने की बात यह है कि तुम्हें मेरे करीब किसने पहुंचाया है। कह तो चुकी हूं, तुम्हारे पापा ने। मेरा ख्याल है पापा को मेरी यहां मौजूदगी का इल्म नहीं है। अगर है भी तो वो तुम्हें मेरे करीब नहीं आने देंगे। कभी ये नहीं चाहेंगे कि तुम्हारा जहर फिर मुझे नुकसान पहुंचाए। तुम्हारे पापा ऐसे नहीं समझते। मैं साबित कर सकती हूं कि वो मेरा और तुम्हारा मिलाप चाहते हैं। कैसे साबित कर सकती हो? वो हंसते हुए बोली, अरे वो तो मेरे दिमाग में मौजूद हैं। पापा आप जरा। वो कहते कहते रुक गई। थोड़ी देर तक खला में तकती रही, फिर कहने लगी, ओह, वो तो चले गए, अभी मेरे दिमाग में थे। पारस ने हंसते हुए कहा, मेरे पापा कभी मैदान छोड़कर नहीं जाते, जबकि वो तुम्हारे दिमाग से निकल भागा है। तुम अफ्रीका के जंगल से महज़्ज़िब इंसानों की दुनिया में आई हो। तुम्हें रफ्ता रफ्ता मालूम होगा कि हमारी महज़्ज़िब दुनिया के इंसान जंगली परिंदों से ज्यादा खतरनाक होते हैं। तुम्हारे दिमाग में मेरे पापा नहीं, हमारा एक दुश्मन आता है, और दुश्मन सिर्फ दुश्मनी के लिए आता है। वो खला में तकते हुए पुकारने लगी, ए, तुम कौन हो? कहाँ हो? फिर मेरे दिमाग में आओ। अगर उसे आना होता तो वो अभी ना चाहता। उसका एक मकसद पूरा हो गया है। उसने तुम्हारे जरिए मुझे पहचान लिया है। उसे ये भी मालूम हो गया है कि मैं अब तक नैन्सी के साथ रहता आया हूं। पारस सोचने लगा, वो टेलीपैथी जानने वाला उसे पहचानने के बाद और क्या क्या नुकसान पहुंचा सकता है। उसे मालूम हो चुका है कि वो डॉन मॉरिस नहीं है। ये भी मालूम हो जाएगा कि नैन्सी वैसे तो तंजीम वाली है, लेकिन पारस को एक मुसलमान की हैसियत से कबूल करती है। वो नैन्सी के दिमाग में पहुंचकर असली डॉन मॉरिस के मुताल्लिक मालूम करेगा। वो जहां भी पारस के साथ तन्हाई में वक्त गुजारने जाएगी, दानियाल को उस जगह का इल्म हो जाएगा। अब भी उसके लिए खतरा था। उसे मालूम हो चुका था पारस होटल में मारिया के पास है। वो उसे कत्ल कराने के लिए गुंडों या गिरफ्तार कराने के लिए कानून के मुहाफिजों को वहां पहुंचा सकता है। उसने मारिया के बाजू को पकड़कर कहा, तुम्हारी वजह से मेरे लिए खतरा बढ़ गया है। उस दुश्मन के आलाकार किसी लम्हे भी मुझ पर हमला कर सकते हैं। मुझे यहां से अभी जाना होगा। मैं बाद में तुमसे। वो बात काट कर बोली, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। अब तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगी। होश की बातें करो। वो तुम्हारे जरिए फिर मुझ तक पहुंच जाएगा। मैं आइंदा कभी उसे दिमाग में नहीं आने दूंगी। मुझे डैडी ने बताया है, सांस रोकने से दिमाग में आने वाला वापस चला जाता है। वो मजबूर होकर बोला, अच्छा ठीक है, फिर फौरन लिबास तब्दील करो। ये लिबास तो बहुत अच्छा है। बहस ना करो। अभी वो तुम्हारे दिमाग में था। उसे मालूम है तुमने किस रंग का और किस डिजाइन का लिबास पहना हुआ है।
उसके आलाकार इस लिबास के जरिए तुम्हें पहचान लेंगे और तुम्हारे जरिए मुझे भी। उसने अटैची से एक लिबास निकाला, फिर उसे लेकर वॉशरूम में गई। पारस फौरन ही कमरे से निकला, फिर दौड़ता हुआ लिफ्ट में पहुंचा। लिफ्ट के जरिए नीचे आया, होटल के बाहर एक टैक्सी ली। ड्राइवर से कहा, मुझे किसी सस्ते होटल में पहुंचा दो। टैक्सी चल पड़ी। उसे मारिया को छोड़ देने का अफसोस था। दिल उसकी तरफ खींचा जा रहा था, लेकिन वो दिमाग से काम ले रहा था। माँ बाप की निगरानी में मारिया की सेहत अच्छी हो गई थी। वो आम लड़कियों से मुख्तलिफ थी। उसका हुस्न शबाब तिरस्माती था। देखने वाले सहरज़दा हो जाते थे। तलाश करने वाले उसे आसानी से ढूंढकर पारस तक पहुंच सकते थे। टैक्सी वाले ने एक सस्ते से होटल में पहुंचा दिया। उसने एक कमरा वहां हासिल किया, फिर फोन के जरिए नैन्सी से राब्ता कायम किया। नैन्सी ने पूछा, तुम कहाँ हो? मैं खुद को छुपाने की कोशिश में हूं। वो टेलीपैथी जानने वाला मेरी असलियत मालूम कर चुका है। हो सकता है वो इस वक्त तुम्हारे दिमाग में रहकर हमारी बातें सुन रहा हो, इसलिए मैं अपना मौजूदा पता नहीं बताऊंगा। ओह गॉड, तुम कहते हो मेरे दिमाग में हो सकता है? तुमने तजस्सुस में मुब्तला कर दिया है। मैं बेचैनी महसूस कर रही हूं। पता नहीं वो मेरे अंदर रहकर कैसी कैसी बातें मालूम कर रहा होगा। पारस, ऐसे वक्त मुझे तन्हा ना छोड़ो, मुझे अपने पास बुला लो। तुम ज़हीन हो, जहानत की बातें करो। वो तुम्हें नहीं बुला सकता। हम जब भी मिलेंगे वो हमारी मुलाकात की जगह मालूम कर लेगा। क्या हम कभी नहीं मिल सकेंगे? ऐसी बात नहीं है, मैं जल्द ही मुलाकात की तदबीर करूंगा। वो कुछ कहना चाहती थी, फिर चौंक कर बोली, कौन हो तुम? पारस ने पूछा, क्या ये बात मुझसे कह रही हो? नहीं पारस, मेरे कमरे में एक नौजवान लड़की घुस आई है। उसे फोन के जरिए मारिया की आवाज सुनाई थी। मेरी शिकायत ना करो पारस, मुझे जानता है। वो मेरा है, सिर्फ मेरा। मैं उसके पास जाने वाली किसी औरत को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी जिंदगी की भी चंद सांसें रह गई हैं। पारस ने कहा, नैन्सी वो लड़की जहरीली है, उसके दांतों से बचकर रहना। उससे कहो मैं बात करना चाहता हूं। फिर रिसीवर रखकर जरा दूर हो जाओ और उससे दूर ही रहने की कोशिश करती रहो। नैन्सी उसे सहमी हुई देख रही थी। उसने एक तरफ रिसीवर रखकर कहा, पारस तुमसे बात करना चाहता है। वो गुस्से से बोली, मैं उससे बात नहीं करूंगी। उससे पूछो वो मुझे धोखा देकर क्यों चला गया। नैन्सी ने रिसीवर उठाकर कहा, पारस ये गुस्से में है। तुम इसे धोखा देकर गए हो। ये तुमसे बात करना नहीं चाहती। इसे समझाओ। अचानक गुंडे मुझ पर हमला करने आ गए थे। मैं जान बचाकर निकल आया हूं। कहीं पना लेने के बाद उसे बुला लूंगा। वो कहने लगी, मेरे आने से तुम्हारे लिए खतरा है। क्या इस जहरीली लड़की के जरिए वो टेलीपैथी जानने वाला तुम्हारे पास नहीं पहुंचेगा? नैन्सी वो जहरीली और हसास है। सोच की लहरों को दिमाग में महसूस करते ही सांस रोक लेती है। उसके जरिए कोई दुश्मन मुझे तलाश नहीं कर सकेगा। नैन्सी ने मारिया को समझाया कि पारस ने उसे धोखा नहीं दिया है। वो गुंडों से जान बचाने के लिए कहीं छुप रहा है। मारिया ने रिसीवर की तरफ हाथ बढ़ाया। नैन्सी जरा फासले पर रहकर उसे रिसीवर देते ही और दूर चली गई। मारिया ने पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? वो कहने लगा, हाँ बिल्कुल सच कह रहा हूं। अगर तुम्हें धोखा देना होता तो नैन्सी को साथ लेकर वहां से जाता। मैं मौका पाते ही तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। अभी बताओ कहाँ हो, मैं आ रही हूं। क्या तुम अकल से काम नहीं लोगी? गुंडे कहीं छुपकर तुम्हारी भी निगरानी कर रहे होंगे। तुम आओगी तो वो भी तुम्हारे पीछे चले आएंगे। अगर तुमने मुझे ना बुलाया तो मैं तुम्हें कहाँ ढूंढती फिरूंगी? फॉर गॉड सेक पारस, मैं एक तवील इंतजार के बाद तुम्हारे पास आई हूं। तुम नहीं मिलोगे तो मैं पागल हो जाऊंगी। फिर ऐसे वक्त जो भी आएगा मैं उसे डस लिया करूंगी। प्लीज मारिया, नॉर्मल रहने की कोशिश करो। मैं तुमसे जरूर मिलूंगा, लेकिन चंद रोज तक सब्र तहम्मुल से इंतजार करती रहना। कोई गलत कदम ना उठाना। रिसीवर नैन्सी को दे दो और इस कमरे से चली जाओ। मेरे जाने के बाद तुम इस औरत से प्यार और मोहब्बत की बातें करोगे। इससे जो कहना है मेरे सामने कहो। ठीक है, मैं कोई बात नहीं करूंगा। फोन बंद कर रहा हूं। तुम नैन्सी को कोई नुकसान पहुंचाए बगैर फौरन कमरे से चली जाओ। पारस ने राब्ता खत्म कर दिया। मारिया ने 2-4 बार हेलो हेलो कहा, फिर उसने रिसीवर को क्रेडल से हटाकर रख दिया। नैन्सी को घूर कर देखने लगी। नैन्सी ने महसूस किया कि मारिया की आंखें उसे अपनी तरफ खींच रही हैं। उसने फौरन ही नजरें चुरा लीं। उसका दिल खौफ से धड़क रहा था। वो पीछे हट रही थी। मारिया ने उसकी तरफ बढ़ते हुए गुर्रा कर कहा, वो तुमसे फोन पर बातें करना चाहता था। मुझे कमरे से बाहर जाने के लिए कह रहा था। तुमने उसे दीवाना बनाकर रखा है। मैं उसके लिए पेरिस गई, फिर लंदन में इंतजार करती रही। अब मालूम हुआ तुमने मेरी तरफ से उसका दिल फेर दिया है। नैन्सी उससे कतराते हुए बंद दरवाजे की तरफ जाना चाहती थी, लेकिन मारिया इस तरह घेर रही थी कि दरवाजे तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिल रहा था। एक मेज पर दूध से भरा हुआ गिलास रखा हुआ था।
मारिया ने गिलास उठाकर 2-4 घूंट पिए, फिर उसे मेज पर रखते हुए बोली, अगर तुम इस गिलास का दूध पी लोगी तो मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगी, चुपचाप कमरे से चली जाऊंगी। नैन्सी ने गिलास की तरफ देखा। दूध की सफेदी हल्के सब्ज रंग में बदल गई थी। कोई मोटी अकल वाला भी समझ सकता था कि दूध जहरीला हो गया है। वो परेशान होकर बोली, तुम क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो? मैं कानूनी तौर पर पारस की शरीक हयात हूं। अगर तुम उसे चाहती हो और मुझे बर्दाश्त नहीं करती हो तो पारस से कहो वो मुझे छोड़ दे, मैं कभी उसे नहीं छोड़ूंगी। उसकी बात खत्म होते ही मारिया दौड़ती हुई उसकी तरफ आई। नैन्सी उछलकर दूसरी तरफ चली गई। वहां से दरवाजे की समत दौड़ने लगी। उससे और दरवाजे से सिर्फ 2 कदम का फासला रह गया था। मारिया उछलकर सामने आ गई। जैसे सांप फन उठाकर डसने के लिए मुंह मारता है, वैसे वो भी मुंह मारना चाहती थी। नैन्सी ने एक हाथ से थोड़ी के नीचे उसके गले को दबोच लिया। वो उसके मुंह को अपने से दूर रखना चाहती थी। सपेरे ठीक इसी तरह सांप को गर्दन से पकड़ते हैं। मारिया ने एक हाथ से उसके गिरेबान को और दूसरे हाथ से उसके रेशमी बालों को जकड़ लिया था। दोनों में जोर आजमाई होने लगी। मारिया उसे अपनी तरफ खींचना चाहती थी। उसके लिए जिस्मानी कुव्वत से काम ले रही थी। अपनी आंखों से सहरजदा करने के लिए कह रही थी, मुझे देखो, मेरी आंखों में देखो, तो मैं देखना ही पड़ेगा। नैन्सी ने समझ लिया था वो उसकी आंखों में न देखकर और उसके दांतों से खुद को बचाकर ही जिंदा रह सकती थी। वो ऐसे वक्त चीखे मारकर होटल वालों को बुला सकती थी, लेकिन इस तरह बात बढ़ जाती। मारिया गिरफ्तार होने के बाद पारस का जिक्र करती। फिर ये भेद खुल जाता कि तंजीम वाला का दुश्मन पारस इसी होटल में था और वो एक मुसलमान के साथ यहां रातें गुजारती थी। दूसरी तरफ पारस ने 10 मिनट तक इंतजार किया। उसे यकीन था कि मारिया चली गई होगी। उसने फिर रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए। दूसरी तरफ फोन के एंगेज होने की टोन सुनाई दे रही थी। उसने 2 मिनट के बाद फिर फोन किया। उधर मारिया ने रिसीवर क्रेडिट से हटाकर रख दिया था। पारस ने जितनी बार फोन किया वही एंगेज की टोन सुनाई दी। उसने होटल का दूसरा नंबर डायल किया। ऑपरेटर से कहा, मैं डॉन मॉरिस हूं, अपनी वाइफ से फोन पर बात करना चाहता हूं, लेकिन फोन एंगेज मिल रहा है। आप जल्दी मालूम करके बताएं क्या मेरी वाइफ इसी फोन पर किसी से गुफ्तगू कर रही है। ऑपरेटर ने होल्ड ऑन करने को कहा। पारस परेशान हो रहा था। फोन पर राब्ता कायम ना होने से वो मारिया पर शुबा कर रहा था। ऑपरेटर की आवाज सुनाई दी, जनाब इस फोन पर बात नहीं हो रही है, शायद रिसीवर हटाकर रख दिया गया है, प्लीज मैनेजर से बात कराओ। मैनेजर से राब्ता कायम हुआ तो पारस ने कहा, 220 नंबर के स्वीट में मेरी वाइफ को कोई खतरा पेश आ रहा है, प्लीज एक लम्हा भी जाया किए बगैर आप अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचें। मैनेजर ने यकीन दिलाया कि वो अभी जा रहे हैं। उधर मारिया ने एक झटके से अपनी गर्दन छुड़ा ली। नैन्सी ने स्कूल के जमाने में जूडो कराटे सीखा था, अगरचे उसकी प्रैक्टिस नहीं रही थी, ताहम उसने एक दाव आजमाया। तेजी से पलटकर मारिया को दाएं कूले पर रखकर दूसरी तरफ फेंक दिया। उसके हलक से चीख निकल गई। वो टेबल पर आकर गिरी, फिर वहां से फर्श पर पहुंच गई। नैन्सी ने कहा, मैं शोर मचाकर लोगों को मदद के लिए बुला सकती हूं। अगर तुम्हें पारस से मोहब्बत है तो जरा सोचो, यहां मुझ पर जहरीला हमला करने के इल्जाम में गिरफ्तार हो जाओगी। हमारे झगड़े में पुलिस वालों के सामने पारस का नाम जरूर आएगा। यहाँ की पुलिस और फौज के जवानों को हुक्म दिया गया है कि पारस को देखते ही गोली मार दी जाए। क्या तुम मेरे साथ अपने महबूब को भी मारना चाहती हो? वो फर्श पर से झुंझलाकर उठी, फिर कहने लगी, मेरे महबूब को मुझसे ना मौत छीन सकती है और ना तुम छीन सकती हो। तुमने लड़ने के दाव पेश सीखे हैं। मैं कसम खाती हूं, पारस की हिफाजत के लिए, तुम जैसी हसीन बलाओं से निमटने के लिए मैं भी फाइटिंग के तौर तरीके सीखूंगी। लेकिन यह ना समझो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। यानी तुम पारस को पुलिस वालों की नजरों में लाना चाहती हो? वो जवाबन कुछ कहना चाहती थी, फिर रुक गई। दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। मैनेजर कह रहा था, मादाम दरवाजा खोलिए, हमें फोन पर इत्तला मिली है कि आपको किसी किस्म का खतरा पेश आ रहा है। मारिया ने गुस्से से कहा, पारस तुम्हें इतना चाहता है कि फोन के जरिए तुम्हारी मदद के लिए आदमी भेज रहा है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नैन्सी ने गुलदान उठाकर कहा, तुम जिसके लिए मारना चाहती हो, मैं उसके लिए जिंदा रहना चाहती हूं। दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। मैनेजर दरवाजा खोलने के लिए कह रहा था। नैन्सी ने कहा, मैं खोलने जा रही हूं, तुमने हमला किया तो सर तोड़ दूंगी। वो मोहतात अंदाज में मारिया की जानिब देखती हुई दरवाजे के पास आई, फिर उसे खोल दिया। मैनेजर होटल के 4 मुलाजमों के साथ खड़ा हुआ था। उसने अंदर आते हुए पूछा, मादाम आप खैरियत से तो है ना? नैन्सी ने मारिया को देखा, फिर मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया, मैं खैरियत से हूं। आपके शौहर ने तशवीश जाहिर की थी। बाय द वे, ये लड़की कौन है? ये आपके होटल में क़याम कर रही है, मुझसे दोस्ती करने आई थी। अरे हाँ, मैं तो तुम्हारा नाम पूछना भूल गई। क्या नाम है तुम्हारा?
मारिया ने समझ लिया था वो इतने लोगों की मौजूदगी में नैन्सी को अपने रास्ते से नहीं हटा सकेगी। पारस को रोपोश रखने की खातिर फिलहाल गुस्सा थूकना होगा। वो बड़ी मुश्किल से गुस्से पर काबू पाते हुए बोली, मेरा नाम मारिया है। नैन्सी ने मैनेजर से कहा, अभी मारिया ने आकर मुझे इत्तला दी है कि कुछ नामालूम गुंडे किस्म के लोग मेरे दरवाजे की तरफ आए थे। इस इत्तला से पहले मैं भी खतरा महसूस कर रही हूँ। प्लीज़ आप मेरी हिफाजत के लिए 2 आदमी यहाँ छोड़ दें, होटल का बिल भेज दें, मैं अदा करके चली जाऊंगी। फिर वो मारिया से मुसाफा करने के लिए हाथ बढ़ाते हुए बोली, मुझे खुशी है कि तुमने खतरे से मुझे आगाह किया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब रवानगी की तैयारी कर रही हूँ। तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। वो मजबूरन उससे मुसाफा करके उस कमरे से बाहर चली गई। नैन्सी ने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। मैनेजर ने उसके पास 2 मुलाजमों को छोड़ दिया। वो अपना सामान पैक करने लगी। थोड़ी देर बाद फ़ोन की घंटी सुनाई दी। उसने रिसीवर उठाया। पारस ने पूछा, तुम खैरियत से तो हो ना? हाँ, तुम्हारी मोहब्बत और तवज्जो ने मुझे बचा लिया, वरना वो नागन मुझे डस लेती। नैन्सी ने मारिया के मुतालिक बताया। फिर कहा, मैं तंजीम वाले शहर में तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करूंगी। वादा करो सुबह शाम मुझसे रब्ता रखोगे। अब तुम्हारी फ़ोन कॉल्स चेक की जाएंगी। मैं फैक्ट्री के ग्राहक की हैसियत से आवाज़ बदल कर बात करूंगा। अभी तुम्हारे दिमाग में डैनी दानियाल हो सकता है। मैं बाद में मखसूस कोड वर्ड्स मुकर्रर कर दूंगा। मैंने मारिया को समझाया है, तुम भी समझाओ ताकि वो बाद में मेरा पीछा ना करे। हाँ, मैं उसे समझाऊंगा। तुम अभी ग्रैंड पापा से फ़ोन पर बात करो। उन्हें बताओ कि मिस्टर फराद ने तुम्हारे डॉन मॉरिस को अगवा कर लिया है। तुम तन्हा यहाँ आई हो। पारस तुम्हें छोड़कर जाते हुए दिल डूब रहा है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकूंगी। तुम किसी तरह छुप कर मेरे पास आओगे ना? हाँ हाँ, ज़रूर आऊँगा। फिर राब्ता ख़त्म हो गया। पारस फ़ोन के पास बैठा थोड़ी देर तक सोचता रहा। फिर रिसीवर उठाकर होटल के नंबर डायल किए। ऑपरेटर से कहा, मैं कमरा नंबर 212 में मारिया से बात करना चाहता हूँ। चंद सेकंड्स के बाद ऑपरेटर ने कहा, कमरे में घंटी बज रही है लेकिन कोई अटेंड नहीं कर रहा है। पारस ने रिसीवर रख दिया। फिर सोचने लगा, क्या वो कमरे से बाहर चली गई है? लेकिन वो कहाँ जा सकती है? उसने फिर नैन्सी से रब्ता कायम किया। वो अपने सामान के साथ कमरे से निकल रही थी। फ़ोन की घंटी सुनकर रुक गई। रिसीवर उठाया तो पारस की आवाज़ सुनकर खुश हो गई। कहने लगी, तुम बार बार याद करते हो तो मुझे फ़ख्र भी होता है और खुशी भी होती है। जब तक तुम इस शहर से बाहर नहीं पहुंचोगी मुझे इत्मीनान नहीं होगा। अभी मैं मारिया से फ़ोन पर बात करना चाहता था। वो कमरे में नहीं है। शायद होटल से बाहर कहीं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। हाँ, मैं मोहतात रहूंगी। मेरे ग्रैंड पापा बड़े असर रसूख के मालिक हैं। मैं यहाँ से पुलिस स्टेशन जाऊंगी। वहाँ से 2 सिपाहियों को अपने साथ शहर ले जाऊंगी। फिर तो मैं मुतमईन रहूंगा। 3 घंटे बाद तुम शहर में अपने बेडरूम के अंदर रहना। मैं तुम्हारे पर्सनल फ़ोन पर बात करूंगा। पारस ने उससे राब्ता ख़त्म करके फिर मारिया तक पहुंचना चाहा। उसका ख्याल था कि शायद वो वॉशरूम में होगी, अब कमरे में आ गई होगी। ऑपरेटर ने कहा, जनाब, फिर उसी तरह घंटी बज रही है, कोई अटेंड करने वाला नहीं है। वो परेशान होकर सोचने लगा, मारिया कहाँ जा सकती है? वो 2 औरतों के दरमियान उलझ कर रह गया था, जबकि और कई तरह की एहतियाती तदाबीर ज़रूरी थीं। अपने असली रूप में आने के बाद उसे आर्जी मेकअप करना था, क्योंकि उसका असली चेहरा वहाँ की इंटेलिजेंस और पुलिस और फौज वाले सभी पहचानने लगे थे। रेडीमेड मेकअप खरीदने के लिए बाजार जाना भी ज़रूरी था। वो थोड़ी देर तक टहलता रहा। फिर इस फैसले पर पहुंचा कि नैन्सी सिपाहियों के पास जा रही है। खतरे की कोई बात नहीं है। उसे बाजार जाकर ज़रूरी सामान खरीदना चाहिए। उसने कमरे की एक लाइट ऑफ की, दूसरी ऑन रहने दी। फिर बाहर जाने के लिए जैसे ही दरवाज़ा खोला, वो बलाए नागहानी की तरह सामने नजर आ गई। वो हैरानी से बोला, तुम यहाँ कैसे पहुँच गई? मारिया मुस्कुराते हुए उसके पास से गुजरती हुई कमरे में आई। फिर कहने लगी, बाज़ हालात में दोस्त से बेहतर दुश्मन होता है। दोस्त साथ छोड़ देता है, दुश्मन मंजिल तक पहुंचा देता है। दुश्मन अपने फ़ायदे के लिए तुम्हें मुझ तक पहुंचा रहा है। मैं नहीं जानती किसे क्या फ़ायदा पहुंच रहा है। मैं अपना कायदा देख रही हूं। अगर तुम चाहते हो कि मैं उसे दिमाग में जगह ना दूं, तो मुझे हमेशा अपने साथ रखा करो। मैं मालूम करना चाहता हूं उसने मेरा मौजूदा पता कैसे मालूम किया। मारिया के मुंह से एक भर्राई हुई आवाज़ निकली, मैं डैनी दानियाल बोल रहा हूं। तुम जिस होटल से निकल कर आए हो, मैं वहां के एक मुलाजिम को ट्रैप करके तुम्हारा ताक़ुब करता रहा। शहर में चंद सफ़ाक कातिल हैं। मैं उन्हें भी यहाँ भेज सकता था, लेकिन मैं जल्दबाज नहीं हूँ। तुम्हें सोचने समझने और अपना बचाव करने की मोहलत दे रहा हूँ। पारस ने कहा,
अपने घर का एक फर्द भी कमजोर हो तो दुश्मन उसके जरिए चारों तरफ चाल बिछा देते हैं। मारिया की दीवानगी ने तुम्हें यह मौका दिया है। तुमने दूर दूर तक जाल बिछाया होगा। इस होटल के बाहर न जाने तुम्हारे कितने जासूस मेरी ताक में होंगे। तुम अपने तौर पर ऐसा सोच सकते हो, क्योंकि इन हालात में ऐसा ही होता है। मैं 2 दिन से तुम्हारे पीछे हूं। पहले यकीन करना चाहता था कि डॉन मॉरिस ही पारस है। इसके लिए मैंने मारिया को तुम्हारे पास पहुंचाया है। मैं इतनी देर में ऐसे ज़बरदस्त इंतजामात कर सकता था कि फरहाद साहब और दूसरे टेलीपैथी जानने वाले तुम्हारी मदद को नहीं पहुंच सकते थे। मेरा कोई भी आलाकार इसी लम्हे कहीं से छुपकर फायरिंग के जरिए तुम्हें जख्मी कर सकता है और मुझे तुम्हारे दिमाग में पहुंचा सकता है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो फिर ये क्या करते फिर रहे हो? मैं तुम्हारी हसरत पूरी करना चाहता हूं। तुम और तुम्हारे वालिदैन हम टेलीपैथी जानने वालों को ढूंढ ढूंढ कर मार डालना चाहते हैं। मैं तुम्हें ढूंढने की जहमत नहीं दूंगा, खुद तुम्हारे सामने आऊंगा। बोलो, आ जाऊं? पारस ने मारिया को देखा, फिर कहा, तुम इसके दिमाग में मौजूद हो। पता नहीं मेरे रूबरू आने में कितनी देर लगाओगे। बहरहाल जब चाहो आ जाओ, मैं खुशामदीद कहता हूं। उसने मारिया के जरिए कहका लगाया, फिर कहा, यह देखो, मैं इसके दिमाग से उधर गया और इधर तुम्हारे रूबरू आ गया। बात खत्म होते ही कमरे का दरवाजा खुला। पारस के सामने एक कदावर उधेड़ उमर शख्स खड़ा हुआ था। उसके हाथ में एक रिवॉल्वर था। उस रिवॉल्वर का रुख पारस की तरफ था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैदान मेरे हाथ है। सिर्फ एक गोली चलेगी और किस्सा तमाम हो जाएगा। लेकिन मैं पहले ही कह चुका हूं कि जल्दबाज नहीं हूं। तुम्हें सोचने समझने और अपना बचाव करने की मोहलत दे रहा हूं। वाकई मैदान उसके हाथ था। बचाव की कोई सूरत नहीं थी। मारिया तड़प कर पारस के सामने आई, फिर उसकी गर्दन में बाहें डालकर बोली, पारस, तुम्हारी बात देर से समझ में आई है। दुश्मन फिर दुश्मन होता है। उसके सहारे मंजिल तक नहीं पहुंचना चाहिए। मुझसे बड़ी नादानी हुई, लेकिन मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती। पहली गोली मेरी तरफ आएगी। मेरे जिस्म की दीवार गिरने तक अपने बचाव की तदबीर सोच लो। डैनी दानियाल ने मुस्कुराते हुए रिवॉल्वर की सेफ्टी कैच को हटा दिया। उसकी उंगली ट्रैगर पर तैयार थी। पारस ने मौत को सामने देखकर आसानी से जिंदगी को रुखसत करना नहीं सीखा था। वो रिवॉल्वर के सामने रोमाना और पोमी की बाजीगरी के करतब दिखाकर बचाव कर सकता था। पोमी ने दोनों भाइयों को जिम्नास्टिक की थका देने वाली मशक़ें कराई थीं। वो डैनी दानियाल के रिवॉल्वर के सामने यही तमाशा दिखाने वाला था। ऐसे ही वक्त मारिया आकर उससे लिपट गई थी। अपनी दानिश में महबूब के लिए ढाल बन गई थी और ये मोहब्बत और कुर्बानी का जज्बा पारस को महंगा पड़ रहा था। वो मारिया के चेहरे पर झुककर सरगोशी में बोला, प्लीज मेरे पास से फौरन हट जाओ, दूर चली जाओ। मैं ऐसे हथियारों से बचने के तरीके जानता हूं। वो और ज्यादा कंबल बन गई। इनकार में सर हिलाकर बोली, मैं नहीं हटूंगी। इस दुश्मन को मैं लाई हूं। ये मेरी लाश पर से गुजर कर ही तुम्हारे पास पहुंचेगा। मुझे सजा पाने दो। मैंने बहुत बड़ी नादानी की है। तुम अब भी नादानी कर रही हो। प्लीज मेरे पास से हट जाओ। ये कहते ही उसने जोर से धक्का दिया। वो पीछे की तरफ लड़खड़ाती हुई गई। डैनी दानियाल ने उसके गिरने से पहले एक हाथ से उसे संभाल लिया, फिर कहा, पारस, हम जानते हैं तुम दोनों भाइयों को जबरदस्त ट्रेनिंग दी गई है। मैं तुम्हारे बचने से पहले ही मानता हूं कि मेरे रिवॉल्वर की गोलियां तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगी। लेकिन मारिया के मुताल्लिक तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने मारिया को दानियाल की गिरफ्त में देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हें जो करना है कर गुजरो। मैं अपनी जगह तैयार हूं। डैनी दानियाल ने ट्रैगर से उंगली हटाकर कहा, यह देखो, मैंने ट्रैगर से उंगली हटा दी और सेफ्टी कैच भी फिर उसी जगह ला रहा हूं। यह रिवॉल्वर लॉक हो चुका है। अब गोली नहीं चलेगी। वाकई उसने रिवॉल्वर को लॉक कर दिया, फिर कहा, इसे कैच करो। उसने रिवॉल्वर को पारस की तरफ उछाला। पारस ने उसे कैच किया। उसके चैम्बर को देखा। उसमें 6 गोलियां मौजूद थीं। फिर उसने दुश्मन को हैरानी से देखते हुए पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? वो हंसता हुआ एक तरफ किया, फिर एक आराम कुर्सी पर आराम से बैठकर बोला, मैं शतरंज का खिलाड़ी हूं। जब मेरे और मुकाबिल के मोहरे पिटने लगते हैं तो मैं गौर करता हूं कि ये कैसे पिट गए, क्यों पिट गए। पारस ने कहा, बात जरा मुख्तसर करो। वो कहने लगा, किसी बात को मुख्तलिफ मिसालों और दूसरे हवालों से समझना चाहिए। मैं इसी तरह समझते हुए इस नतीजे पर पहुंचा कि फराज साहब से दुश्मनी करने वाला हराम मौत मरता है। हमने तुम्हारे बाप के मुकाबले में बड़े बड़े शाहजोरों और गैर मामूली सलाहियतें रखने वालों का गुरूर खाक में मिलते देखा है। वो एक जरा तवक्कुफ से बोला, मैं काफ़ी वसी ज़राए का मालिक हूँ।
तंजीम वाले मुल्क में इतनी ताकत हासिल कर चुका हूं कि किसी दिन भी मौजूदा हुकूमत का तख्ता उलट सकता हूं। लेकिन टेलीपैथी का इल्म हासिल करने के बाद मैंने दिल में अहद किया था कि सारी दुनिया से टकरा जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे बाप से और तुम्हारे खानदान के किसी फर्ज से छेड़छाड़ नहीं करूंगा, बल्कि अपनी जहानत और हिकमत अमली से तुम लोगों का एतमाद हासिल करूंगा। वो कुर्सी से उठकर बोला, अगर आज मुझे एतमाद हासिल करने में नाकामी हुई है तो तुम्हारे हाथ में भरा हुआ रिवॉल्वर है, मुझे दुश्मन समझकर गोली मार दो। तुम लोगों के मंसूबे के मुताबिक इस दुनिया से एक टेलीपैथी जानने वाला कम हो जाएगा। पारस ने रिवॉल्वर को एक तरफ फेंकते हुए कहा, वाकई तुम जब चाहते जहां चाहते छुपकर गोली मार सकते थे। तुम पर मेरे कत्ल का इल्ज़ाम आयद ना होता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मेरा और मेरे वालिदैन का एतमाद हासिल करने के लिए तुमने ज़बरदस्त ड्रामा प्ले किया है। मैं मालूम करना चाहूँगा, तुम हमारा एतमाद क्यों हासिल करना चाहते हो? मैं अभी कह चुका हूँ, दूसरों की तरह हराम मौत मरना नहीं चाहता। ये ज़िंदगी एक ही बार मिलती है और मैं तबई उम्र तक जिंदा रहना चाहता हूँ। मिस्टर दानियाल, मैंने तुम्हारे सामने भरा हुआ रिवॉल्वर फेंक दिया। इसका मतलब है आज से हमारे ख़ानदान का कोई फ़र्द तुम्हारा जानी दुश्मन नहीं होगा। इसके लिए सिर्फ एक शर्त है, तुम्हारा कोई अमल हमारे खिलाफ ना हो। मैं अपने अमल से साबित कर दूंगा कि तुम लोगों का वफादार दोस्त हूँ। दोस्ती का लफ्ज़ तंजीम वालों की ज़बान पर आकर गाली बन जाता है। मेरे वालिदैन ने बार बार तुम्हारी कौम से दोस्ती की कोशिशें की और हर बार नाकाम रहे। मैंने शीबा मम्मी की मौत के बाद अहद किया था कि तुम लोग जलती हुई आग के शोलों से गुजर कर भी यकीन दिलाना चाहोगे तो मैं अपनी माँ की दुश्मन कौम पर एतमाद नहीं करूँगा। हम तुम्हारे अच्छे अमल के जवाब में अच्छा अमल पेश करेंगे, जैसा कि अभी मैं कर रहा हूँ। तुमने मेरी जान नहीं ली, मैंने भी भरा हुआ रिवॉल्वर फेंक दिया। आज से हमारे ख़ानदान का हर फर्द तुम्हारे बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन हम में से कोई तुम पर एतमाद नहीं करेगा और ना ही कभी दोस्ती करेगा। पारस, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। क्या तुम्हारी शीबा मम्मी तंजीम वाली नहीं थी? वो तुम्हारे बाप से सच्ची मोहब्बत करती थीं और हमेशा अपनी कौम से दूर रहकर तुम लोगों का साथ देती थीं। मेरी मम्मी लाखों में एक थीं और लाखों तंजीम वालों में से किसी एक अच्छे और सच्चे दोस्त को पहचानना बहुत मुश्किल है। वक्त के साथ साथ पहचान हो जाती है। इब्तिदा में तुम लोगों ने शीबा पर मुकम्मल एतमाद नहीं किया था, उसने खुद ही अपने हुस्ने अमल से एतमाद हासिल किया था और यही मैं करूँगा। ठीक है, जब वो वक्त आएगा तो हम तुम्हें सर आंखों पर बिठाएंगे। मैं आज से ही बल्कि इसी लम्हे से तुम्हारे काम आऊँगा। तुमने अपने मम्मी के गुनाहगार की एक आंख फोड़ दी, उसका एक हाथ कटवा दिया। तुम्हारी कसम के मुताबिक एक टांग बाकी रह गई है। इसके लिए मैं टेलीपैथी के जरिए तुम्हारा रास्ता आसान बनाऊंगा। पारस ने इनकार में हाथ हिलाते हुए उसकी बात काट कर कहा, तुम भूल रहे हो, मेरे वालिदैन, मेरे अंकल आर्मर और मेरी बीवी जोजो सभी टेलीपैथी जानते हैं, लेकिन मैं किसी का ताउन हासिल नहीं करता। कोई दूसरी बात करो। फिर उसने फ्रांसीसी ज़बान में पूछा, क्या तुम ये ज़बान जानते हो? डैनी दानियाल ने उसी ज़बान में जवाब दिया, हाँ मैं जानता हूँ। फरमाइए, कोई हुक्म? मैं हुक्म देने वाला हाकिम नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ तुमने हमारा एतमाद हासिल करने के लिए जो गलत काम किया है उसे दुरुस्त कर लो। मारिया अभी इस काबिल नहीं है कि हमारी दुनिया को पूरी तरह समझ सके। ये अपने वालिदैन के साए में बहुत कुछ सीख रही थी। अरे हाँ, मैं ये पूछना भूल गया, क्या ये तन्हा यहाँ आई है? पारस ने कहा, अभी ये मेरे साथ रहेगी। तुम इसके वालिदैन को कल सुबह यहाँ भेज देना, वो इसे समझा मना कर वापस ले जाएंगे। ये काम कल सुबह हो जाएगा। मेरा ख्याल है आप अपना असली चेहरा छुपाना चाहेंगे। मारिया थोड़ी देर तक दोनों को बारी बारी देखती रही, फिर कहने लगी, तुम लोग शायद फ्रांसीसी ज़बान में बोल रहे हो। ये अच्छी बात नहीं है। क्या मुझसे कुछ छुपा रहे हो? पारस ने कहा, तुम तो मेरी अपनी हो, भला तुमसे क्या छुपाया जा सकता है? मैं मालूम करना चाहता था मिस्टर दानियाल फ्रांसीसी जानते हैं या नहीं। मारिया को उलझन हो रही है, लिहाजा अब हम अपनी ज़बान में बोल रहे हैं। वो खुश हो गई। दानियाल ने पूछा, तुम आर्जी मेकअप चाहते हो या पायदार? इसका फैसला कल सुबह होगा। मारिया थक गई है, शायद आराम करेगी। दानियाल ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, अच्छा मैं चलता हूँ। पारस ने कहा, आओ मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ कर आता हूँ। मारिया ने कहा, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी साथ चलूंगी। पारस ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें छोड़कर फिर भाग जाऊंगा? भाई, मैं इस दरवाजे के बाहर तक जाऊंगा, तुम यहां से मुझे देख सकती हो। दानियाल ने हंसते हुए कहा,
तुम मुझे बाहर तक छोड़ने का तकल्लुफ ना करो, मारिया के साथ रहो। पारस बाहर जाकर एक ज़रूरी बात करना चाहता था। जब इसका मौका ना मिला तो उसने दानियाल से मुसाफा करते हुए फ्रांसीसी ज़बान में कहा, थोड़ी देर के बाद मेरे दिमाग में ज़रूर आना। वो कहने लगा, हाँ ज़रूर आऊँगा, ये मेरी खुशनसीबी होगी। मारिया ने आंखें झुकाकर कहा, फिर वही अजनबी ज़बान बोल रहे हो? पारस ने कहा, सॉरी, मैं बचपन से पेरिस में रहा हूँ, कभी कभी बेख्तियार ये ज़बान बोलने लगता हूँ, अब नहीं बोलूँगा। दानियाल चला गया। पारस ने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। उसे यकीन था कि वादे के मुताबिक दानियाल दिमाग में ज़रूर आएगा। फिर ऐसा ही हुआ। कुछ देर बाद डैनी दानियाल ने उसके दिमाग में आकर कहा, सांस ना रोकना, मैं दानियाल हूँ। पारस ने कहा, मैं डॉन मॉरिस के मेकअप में नैन्सी के साथ रहना चाहता हूँ। क्या तुम प्लास्टिक सर्जरी कराना चाहते हो? अब इसकी ज़रूरत नहीं रही। मैं आर्जी मेकअप में जाऊँगा तो कोई शुबा नहीं करेगा। असल ख़तरा तुम्हारी तरफ से था, जो अब नहीं रहा। मुझे खुशी है कि तुम इस हद तक एतमाद कर रहे हो। कल मेकअप का सामान पहुँच जाएगा। क्या तुम मेरी आवाज़ बनाकर बोल सकते हो? जी हाँ, मैंने आवाज़ बदलने की मशक की है। तुम पारस बनकर नैन्सी से फ़ोन पर बात करो। उसे बताओ कि मैं डॉन मॉरिस के मेकअप में कल दोपहर या शाम तक उसके पास आऊँगा। वो अपने नाना से कह दे कि फराज साहब डॉन मॉरिस को अगवा करने के बाद रिहा कर रहे हैं। मैं अभी फ़ोन पर बात करूँगा और आपको नैन्सी की खैरियत से आगाह करूँगा। वो चला गया। पारस ने मारिया से कहा, तुम मुहज़्ज़िब इंसानों की दुनिया में आकर अपने अंदर क्या महसूस करती हो? मैं तुम्हारे अंदर मोहब्बत और वफा की कमी महसूस कर रही हूँ। मैं अपनी नहीं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। मैं भी यही पूछ रही हूँ, मुझ में किस बात की कमी है कि तुम नैन्सी के दीवाने बन गए हो? वो मेरी शरीक हयात है, मैं क्यों नहीं हूँ? मेरे साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए तुम्हें बहुत से इल्म और हुनर सीखने की ज़रूरत है। यहाँ कदम कदम पर मेरे दुश्मन हैं, वो तुम्हें ट्रैप करेंगे, जैसा कि अभी दानियाल ने किया था। वो जल्दी से बोली, हाँ, जैसे वो नैन्सी भी कर रही है। मुझे लड़ने का फ़न आता तो आज वो मुझसे बच करना चाहती। मैं तुम्हें समझाता कुछ और हूँ, तुम समझती कुछ और हो। आखिर नैन्सी के पीछे क्यों पड़ गई हो? मैं किसी औरत को तुम्हारे करीब बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम इस दुनिया की तहसीब, कायदे कानून, रस्म व रिवाज और कानूनी फैसलों को तस्लीम करना नहीं जानती हो। तुम्हें ये सब कुछ जानने और सीखने की ज़रूरत है। कानूनी तौर पर नैन्सी मेरी शरीक हयात है, तुम्हें उसे तस्लीम करना चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम अपने वालिदैन के साए में रहकर ज़्यादा से ज़्यादा इल्म व हुनर हासिल करो। जब तुम दुश्मनों से बचाव के तरीक़े सीख लोगी, मियाँ बीवी के रिश्ते को समझने लगोगी और नैन्सी से इंतकाम लेने का ख्याल दिल से निकाल दोगी, तो मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारूंगा। मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए नैन्सी को बर्दाश्त कर लूँगी, उसे कभी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। वो परेशान होकर बोला, बात सिर्फ नैन्सी की नहीं है, मेरी बातों को समझो। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा इल्म व हुनर सीखना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ रहकर सीख लूँगी। मेरा कोई घर नहीं है, सोने जागने, खाने और पीने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। बहुत कुछ सीखने के लिए कोई मखसूस ठिकाना, वक्त की पाबंदी, तवज्जो और लगन की ज़रूरत है। मैं कुछ नहीं सीखूंगी, मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो फिर साफ साफ सुन लो, ये हमारी आखिरी मुलाकात है। मैं दुश्मनों को मौका नहीं दूंगा कि वो तुम्हें बार बार ट्रैप करके मुझे कमज़ोर बनाते रहें। उसकी आंखें भीगने लगीं, दिल टूट रहा था। वो टूटी हुई आवाज़ में बोली, क्या तुम्हारी दुनिया में मोहब्बत का यही सिला मिलता है? ये भी मोहब्बत का एक अंदाज है। मैं तुम्हारी सलामती और मोहब्बत के लिए तुम्हें छोड़ दूंगा, दूर रहकर तुम्हारे लिए तड़पता रहूंगा। मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, तुम इसका अंदाज़ा नहीं कर सकती। रात गुजरने लगी, सुबह होने लगी। पारस ने कहा, तुम्हें समझाते समझाते सुबह हो गई। खुदा के लिए मेरी बात मान लो, मोहब्बत से रुखसत हो जाओ। जब तुम मरजाना और पोमी आंटी की तरह नाकाबिले शिकस्त बनकर मिलोगी तो मैं तुम्हें खुद से जुदा नहीं होने दूंगा। वो पारस के बाएं हाथ को चूम रही थी। उसने हथेली की पुश्त को भी प्यार किया था। फिर अचानक ही अपने दांत वहां बेबस कर दिए। पारस के मुंह से हल्की सी कर्रा निकली। कोई और होता तो चीख मार कर गिर पड़ता और एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाता, मगर मारिया के जहर से उसकी आशनाई थी। वो जहर तेज नशे की तरह दिल और दिमाग पर छा जाता था। सारी दुनिया मस्ती में झूमती और घूमती हुई दिखाई देती थी। पेरिस में डॉक्टरों ने उसे जहर से निजात दिलाने की कोशिशें की थीं। वो बड़ी हद तक कामयाब रहे थे। उनका बयान था कि बाकी मानदा जहर रफ्ता रफ्ता जिस्म से खारिज हो जाएगा। लेकिन मारिया फिर उसकी जिंदगी में आ गई थी और बड़े प्यार से जहर की सौगात पेश कर रही थी। वो नशे में झूमते हुए बोला,
ओह, तुम कहाँ गुम हो गई थी? ये नशीली मोहब्बत तुमने कहाँ छुपा रखी थी? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अब मुझे छोड़कर कभी ना जाना। वो उसे बिस्तर पर आराम से लेटाते हुए बोली। अब तो मैं जाऊंगी और छुप छुप कर अपना जहर तुम्हें पहुंचाती रहूंगी। फिर तुम सचमुच मेरे बगैर नहीं रह सकोगे। तुम दुनिया की सारी मसरूफियात छोड़कर और मोहब्बत के सारे रिश्ते तोड़कर मुझे तलाश करोगे। अब तक तुम आगे आगे थे, मैं पीछे पीछे आ रही थी। आज के बाद मैं आगे रहूंगी, तुम पीछे पीछे आओगे। पारस की आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही थीं। वो उसके पास से उठते हुए बोली, सो जाओ मेरे महबूब, सो जाओ। आज से तुम्हारी नींद और तुम्हारी बेदारी सब मेरे लिए होगी। वो उल्टे कदमों चलती हुई दरवाजे तक आई, फिर दरवाज़ा खोलकर चली गई। हमारे बच्चों के साथ एक दिन ये होना ही था। हमने दोनों पारस को फौलाद और नाकाबिले शिकस्त बनाया था। वो अपनी जहानत और सलाहियतों से कामयाबियां हासिल करते जा रहे थे, लेकिन तकदीर का मिजाज हमेशा यकसा नहीं रहता। खुशकिस्मती और बदकिस्मती का चक्कर तो चलता ही रहता है। बदकिस्मती से पारस दोनों दुश्मनों के चक्कर में आ गया। टेलीपैथी जानने वाले लॉरेंस डिकोजा ने उसके दिमाग में जगह बना ली थी और ये मालूम कर चुका था कि वो डमी नहीं बल्कि असली पारस दोम है। बहरी जहाज के केबिन में पारस जख्मी पड़ा हुआ था। मैंने जिस आला कार के जरिए लॉरेंस डिकोजा पर गोली चलाई थी, उसके दिमाग में मुझे जगह मिल गई थी, लेकिन उसकी सोच पढ़कर मायूसी हुई थी। वो असली लॉरेंस डिकोजा नहीं था। असल दुश्मन अब भी कहीं छुपा बैठा था। मैंने पारस दोम के पास आकर कहा, तुम हमारी सोच की लहरों को महसूस नहीं कर रहे हो। इसका मतलब है लॉरेंस डिकोजा अभी तुम्हारे दिमाग में मौजूद है और तुम्हारी असलियत मालूम कर चुका है। हाँ, ये बुरा हुआ, लेकिन डिकोजा के लिए भी अच्छा नहीं हुआ। अभी आपने किसी आला कार के जरिए उसे जख्मी किया है। आपने उसके दिमाग में जगह बना ली होगी। बेटे, वो लॉरेंस डिकोजा की डमी है। असली शिकार अभी हाथ में नहीं आया। यानी मैं जाल में फंस गया हूं? हाँ, दुश्मन जानते हैं कि तुम हमारी जान हो। वो तुम्हें कैदी बनाकर मुझे ब्लैकमेल करेंगे और हमसे अपनी अहम शराइत मनवाएंगे। पापा, क्या आप मेरी खातिर कमज़ोर पड़ जाएंगे? मैं हालात के मुताबिक अमल करूंगा, लेकिन तुम्हारी माँ को समझाना बहुत मुश्किल है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मामा को मेरे हालात ना बताएं? वो मुझे दुश्मन की कैद में देखकर उनकी उल्टी सीधी शर्तें मान लेंगी। मैं अभी तुम्हारी मामा के पास जाकर कहूंगा, तुम बदस्तूर सांस रोक लेते हो, हमें तुम्हारे दिमाग में जगह नहीं मिलती। वो पहले भी बारहा कोशिशें कर चुकी हैं, लिहाजा मेरी बात को सच मान लेंगी। अब अभी जाकर उन्हें यही बात कहते हैं। ऐसा ना हो कि वो यहां पहुंच जाएं। मैं बेटे को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। वहां हमारी तवक्को के खिलाफ किसी वक्त भी कुछ हो सकता था, लेकिन रसवंती को मसलहतन बेटे से दूर रखना भी जरूरी था। मैंने उसे मुखातिब किया। वो कहने लगी, हाँ क्या हुआ, मेरा बेटा खैरियत से तो है ना? मैंने कहा, मैं खैरियत कैसे मालूम करूं? वो सांस रोक लेता है। हाँ, लेकिन अभी शेख साहब ने कहा था तुम पारस के पास जा सकते हो, तुम्हें उसका सुराग मिल जाएगा। उन्होंने दुरुस्त कहा था। मुझे इस हद तक मालूम हुआ है कि वो एक बहरी जहाज में है। मैं और मालूमात हासिल करने की कोशिश करता हूँ कि वो जहाज में क्या करता फिर रहा है। तुम अपनी जगह इत्मीनान से रहो, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हारे पास आऊँगा। मैं ऐसा कहते वक्त उसके दिमाग को पढ़ रहा था। उसकी दूसरी सोच कह रही थी, ये झूठ है, सरासर झूठ है। मेरा बच्चा किसी मुसीबत में है, मुझे उसके दिमाग में जगह मिल सकती है। मैंने ताज्जुब से पूछा, रसवंती, ये क्या सोच रही हो? क्या तुम समझती हो मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूं? मैं ऐसा नहीं समझती, लेकिन ये सोच आप ही आप दिमाग में आ रही है। मेरा ख्याल है मैं तुम्हारे दिमाग में हूं। तुम्हारे दिमाग का रास्ता खुला हुआ है। किसी टेलीपैथी जानने वाले शैतान को तुम्हारे पास आकर बहकाने का मौका मिल रहा है। ऐसा करो, मैं चाहता हूं, तुम सांस रोक लो, फिर किसी को दिमाग में न आने दो। रसवंती की दूसरी सोच ने कहा, सांस रोकने से पहले अकल से काम लेना चाहिए। बेटे के दिमाग की तरफ प्रवास करने में हरज ही क्या है? जगह नहीं मिलेगी तो वापस आ जाऊंगी। वो मुझसे बोली, फरहाद, ये सोच जबरदस्ती मेरे दिमाग में आ रही है। हाँ, मैं तुमसे कह रहा हूं, सांस रोक लो, फिर कोई जबरदस्ती तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा। उसने सांस रोक ली। मैं अपनी जगह हाजिर हो गया। मैं इस्तांबुल के एक 5 स्टार होटल में था। इस शहर में आकर टॉम मॉरिस की बीवी थेल्मा को एक चक्कर में डाला था। वो अपने शौहर के साथ होटल में मुझसे मुलाकात के लिए आने वाली थी। मैंने रिसीवर उठाकर मैनेजर से राब्ता कायम किया, फिर उससे कहा, कोई भी मुझसे मिलने आए तो प्लीज़ कह दें मैं कमरे में मौजूद नहीं हूँ। शायद 2 घंटे बाद मुझसे मुलाकात हो सकती है। मैनेजर ने मेरी हिदायत नोट कर लीं। मैं अपने बेटे के पास पहुँच गया।
वहां रसवंती नाराज होकर कह रही थी, शाबाश बेटे, मैंने इसी दिन के लिए तुम्हें पैदा किया था कि तुम बाप से मिलकर मुझे धोखा दो और मुझे अपने पास आने से रोक दो। माँ इतनी बुरी है तो साफ कह दो, मैं दिल पर पत्थर रख लूंगी, ममता को कुचल डालूंगी या मर जाऊंगी। तुम्हें हमेशा के लिए माँ से निजात मिल जाएगी। पारस ने कहा, मामा आप तो मेरी जान है, मेरी जिंदगी है। अगर एक तरफ तमाम दुनिया की हुक्मरानी मिले और दूसरी तरफ आप हों तो मैं दुनियावी इख्तिदार को ठुकरा कर आपकी आगोश में आ जाऊंगा। आप मुझे और पापा को गलत ना समझें, हम आपको परेशान नहीं देखना चाहते, इसलिए आपको मौजूदा हालात से बेखबर रखने के लिए सोच रहे थे। मैं तुम्हारे अंदर रहकर महसूस कर रही हूं, गोली के जख्म से टीसें उठ रही हैं और तुम बर्दाश्त कर रहे हो। तकलीफ कोई सी भी हो, बर्दाश्त तो करना ही होता है। मगर ये लोग तुम्हें तना छोड़कर कहाँ गए हैं? तुम्हारा बाकायदा इलाज क्यों नहीं करवा रहे हैं? मामा मरहम पट्टी हो चुकी है, मैंने आंखों से देखा है। उन्होंने सही मरहम लगाया है और इंजेक्शन भी दिया है, रफ्ता रफ्ता आराम आ जाएगा। मैंने कहा, तुम यही सब करोगी? चलो अच्छा है, बात को आगे बढ़ाना चाहिए। मेरे दिमाग में आओ, मैं तुम्हें गोली मारने वाले डिकोजा की डमी के पास पहुंचाऊंगा। वो बेटे से बोली, मैं अभी आती हूं, तुम परेशान ना होना। मैंने कहा, हाँ बेटे, परेशान ना होना, जोर जोर से न रोना, अंगूठा चूसते रहो, अभी तुम्हारी माँ आ रही है। वो मेरे पास आकर बोली, क्यों मेरा मजाक उड़ाते हो? क्या माएँ अपने बच्चों को दुख मुसीबत में तसल्लियाँ नहीं देती हैं? हाँ बेशक देती हैं। बच्चे कितने ही शहजोर और नाकाबिल शिकस्त हों, माएँ उन्हें नादान और कमज़ोर ही समझती हैं। मैं लॉरेंस डिकोजा की डमी के दिमाग में पहुंचा, उसकी भी मरहम पट्टी हो चुकी थी। मैंने कहा, तुम्हारा बॉस लॉरेंस डिकोजा हमसे बराह रास्त गुफ्तगू नहीं करेगा तो हम समझ लेंगे कि वो हमसे खौफजदा है। हम उसकी आवाज़ सुनते ही उसके दिमाग में पहुंच जाएंगे। वो कहने लगा, मेरे बॉस कमज़ोर नहीं हैं, तुम अपने बेटे की खैर मनाओ। ये कहते ही उसने जोर की चीख मारी, बिस्तर से उछलकर फर्श पर गिरा, फिर तकलीफ की शिद्दत से तड़पने लगा। रसवंती कह रही थी, जलील कमीने, तुमने मेरे बेटे को गोली मारने की जुर्रत की। अब उसी जुर्रत और मर्दानगी से ये सजा बर्दाश्त कर सकते हो तो करो, वरना मर जाओ। उसने फिर एक दिमागी झटका पहुंचाया। वो जोर जोर से चीखने लगा, फर्श पर इधर से उधर लौटने लगा। कितने ही मुसल्ला मातहत उसके अतराफ जमा हो गए थे। कुछ उसे संभाल रहे थे और पूछ रहे थे कि वो किस तकलीफ में मुब्तला है। वो शदीद तकलीफ के बायस कुछ सुनने और बोलने के काबिल नहीं रहा था। आंखों के सामने हर चीज धुंधला गई थी। वो अंधों की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर आसपास देख रहा था और गिड़गिड़ा कर कह रहा था, मुझे बचाओ बॉस, मुझे दुश्मनों के दिमागी हमलों से बचाओ। मैं शहजोर हूं, हर तरह की जिस्मानी तकालीफ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन दिमाग में पैदा होने वाले जलजले को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसका बॉस लॉरेंस डिकोजा खामोश था। एक मुसल्ला मातहत ने कहा, फरहाद इसे तड़पा तड़पा कर मरना चाहता है। मैं वार्निंग देता हूं, अगर अब इसे तकलीफ पहुंचेगी तो मैं पारस को गोली मार दूंगा। मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमा कर पास खड़े हुए मुसल्ला शख्स से पूछा, खामोश क्यों हो? तुम भी बोलो, बॉस की जान बचाने के लिए तुम लोग कुछ नहीं करोगे? कितने ही मुसल्ला अफराद ने कहना शुरू किया, हम इस जहाज में बॉस की हिफाजत के लिए आए हैं। अगर बॉस को नुकसान पहुंचेगा तो हम पारस को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने और रसवंती ने दो दो अफराद के लबो लहजे को समझा। फिर मैंने एक के जरिए स्टेन गन का बस्ट मारा। तड़ातड़ की आवाज़ के साथ ही कितनी लोगों की चीखें उभरी और फिर फना हो गईं। बहुत से अफराद कहीं पनाह लेने के लिए भाग रहे थे। रसवंती के आलाकार ने अपनी स्टेन गन से उन्हें भून कर रख दिया। तीसरा आलाकार मेरी मर्जी के मुताबिक उस केबिन के दरवाजे पर खड़ा हो गया जहां पारस आराम से लेटा हुआ था। उसने चीख कर कहा, तुम लोगों ने फरहाद को चैलेंज किया था, इसका नतीजा तुम्हारे सामने आ रहा है। मैं वार्निंग देता हूं, अगर कोई पारस की तरफ आएगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सब पर सख्त तारी हो गया। वो अपने सामने जहाज के अरशे पर 15 लाशें देख रहे थे और खुद लाशों में तब्दील नहीं होना चाहते थे। रसवंती के आलाकार ने कहा, लॉरेंस डिकोजा, तुम अपनी डमी के दिमाग में हो तो सुन लो, पारस के सिलसिले में तुमसे या तुम्हारे सुपर मास्टर से उसी वक्त बात हो सकती है जब उस डमी को गोली मारती जाए। रसवंती ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके बेटे को कोई मैली आंख से देखे। कुजा ये कि उस अहमक ने इसे गोली मारकर जख्मी करने की नादानी की है। आओ डिकोजा, और उसे मौत की सजा दो। उस डमी को हम मार सकते थे, लेकिन दुश्मन को यह समझाना मकसूद था कि पारस कितना अहम है। उसे हाथ लगाने वाले को हम उसके ही आदमियों से मौत की सजा देते हैं। जहाज के अरशे पर चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई थी। फिर एक मुसल्ला शख्स ने अपनी स्टेन गन शाने से लटकाई, होस्टर से रिवॉल्वर निकाला, फिर आहिस्ता आहिस्ता डमी की तरफ बढ़ने लगा।
डमी ने सहम कर फर्श पर बैठे ही बैठे पीछे खिसकते हुए कहा, नहीं नहीं बॉस नहीं, तुम मुझे बचा सकते हो। ये हमारा मातहत है। फरहाद इसके अंदर है। ये मजबूर होकर मुझे मारने आ रहा है। मुझे बचा लो बॉस। रिवॉल्वर वाला उससे चंद कदम के फासले पर रुक गया, फिर कहने लगा, मैं फरहाद का आलायकार नहीं हूं। लॉरेंस डिकोजा ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं मादाम रसवंती की सुनाई हुई सजा की तकमील करूं। ये कहकर उसने रिवॉल्वर से निशाना लिया, फिर उसे गोली मार दी। उसके बाद चारों तरफ घूमकर अपने साथियों की तरफ देखते हुए कहा, लॉरेंस डिकोजा का हुक्म है, कोई पारस को नुकसान पहुंचाने का ख्याल तक दिमाग में न लाए, वरना दिमाग में जलजला पैदा हो जाएगा। जहाज के डॉक्टर से दरखास्त है वो पूरी तवज्जो से पारस को अटेंड करता रहे। उसके खाने पीने और आराम का खास ख्याल रखा जाए। उसने फिर एक बार चारों तरफ देखते हुए कहा, फरहाद साहब, पता नहीं आप हम में से किसके दिमाग में हैं। लॉरेंस डिकोजा का पैगाम है कि पारस का मामला उसके हाथ से निकल चुका है, लिहाजा आप सुपर मास्टर से राब्ता कायम करें। रसवंती अपने जख्मी बेटे के पास चली गई। मैंने नायब सुपर मास्टर को मुखातिब किया। उसने कहा, खुश आमदीद मिस्टर फरहाद। मेरे सामने रखे हुए कंप्यूटर के जरिए सुपर मास्टर से गुफ्तगू होगी। मैं कंप्यूटर की तहरीर पढ़ रहा हूं, आप सुनते रहें। वो फिर पढ़ने लगा। कंप्यूटर की स्क्रीन पर सुपर मास्टर के अल्फाज नुमाया हो रहे थे, गोया वो कंप्यूटर के जरिए कह रहा था, मिस्टर फरहाद, मैं नया सुपर मास्टर तुमसे मुखातिब हूं। मुझे इस बात पर फख्र है कि मैं तुम्हारे बेटे को कैदी बनाकर पहली बार तुमसे गुफ्तगू कर रहा हूं। पारस के सिलसिले में कोई बात शुरू होने से पहले यह समझाना जरूरी समझता हूं कि पुराने घिसे पिटे अंदाज में हमारी अहम तनसीबात को तबाह करने और हमारी टॉप सीक्रेट बातें हमारे दुश्मनों तक पहुंचाने की धमकी न देना। हमने अपने बचाव की ऐसी तदाबीर की हैं जिनके मुताल्लिक तुम कभी सोच भी नहीं सकोगे। स्क्रीन का एक पैराग्राफ मिट गया और दूसरे पैराग्राफ की तहरीर नुमाया हुई। मिस्टर फरहाद, यकीनन तुम अपने बेटे की रिहाई चाहते हो। हम उसे रिहा कर देंगे, लेकिन हमारी एक छोटी सी शर्त है। तुम हमसे ये मुआहदा करोगे कि आज के बाद तुम और तुम्हारे तमाम साथी और बाबा साहब के इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अफराद में से कभी कोई हमारे मुल्क की सरजमीन पर कदम नहीं रखेगा और ना ही किसी को अलायकार बनाकर किसी मकसद के लिए उसे यहाँ भेजा जाएगा। पैराग्राफ बदल गया। स्क्रीन कह रहा था, ये बहुत ही छोटी सी और मामूली सी शर्त है। अगर तुम या तुम्हारे साथी यहाँ नहीं आएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम लोगों की तफरीह के लिए और तकरीबकारी के लिए दुनिया में बहुत से मुल्क हैं। हम तहरीरी मुआहदा तैयार कर रहे हैं। तुम सोच कर जवाब दो। जवाब देने के लिए जितनी मोहलत चाहो मिल सकती है। स्क्रीन सादा हो गया। मैंने नायब से कहा, मुझे मोहलत नहीं चाहिए। मैं अभी जवाब देने से पहले यह बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि मौजूदा सुपर मास्टर को सिर्फ इसलिए ओहदा दिया गया है कि वो ट्रांसफार्मर मशीन के नक्शे की पूरी तरह हिफाजत करे। मैं यकीन से कहता हूँ, उस नक्शे के मुताबिक एक नई ट्रांसफार्मर मशीन तैयार की जा रही है, जिसकी हिफाजत के लिए यही एक रास्ता रह गया है कि मुझे, मेरे साथियों को और बाबा साहब के इदारे से ताल्लुक़ रखने वालों को अमरीका में दाखिल होने से रोक दिया जाए। नायब कंप्यूटर के ज़रिए मेरे अल्फाज सुपर मास्टर तक पहुँचा रहा था। मैंने कहा, मैं जवाब देने से पहले पूछना चाहता हूँ, अगर मैं ये मुआहदा ना करूँ तो पारस के साथ क्या सलूक किया जाएगा। स्क्रीन पर सुपर मास्टर का जवाब मौसूल हुआ। वो कह रहा था, हम पारस पर ऐसी दरिंदगी से जुल्म करते रहेंगे कि रसवंती की ममता दिन रात तड़पती रहेगी। या तो माँ का कलेजा फट जाएगा या फिर वो तुम्हारी मुखालफत में हमसे मुआहदा कर लेगी। कमबख्त बड़ी शातिराना चाले चल रहा था। मैंने कहा, मैं कहकहा लगाना चाहता हूँ, लेकिन ये कहकहा तुम्हें कंप्यूटर के ज़रिए सुनाई नहीं देगा। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है, मैं पलक झपकते ही रसवंती की ममता का रुख बदल सकता हूँ। मेरे पास इस बात का ठोस सबूत मौजूद है कि पारस दोम हमारा अपना बेटा नहीं है। रसवंती ने उसे जन्म नहीं दिया है। सुपर मास्टर ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, एक नई चाल चल रहे हो। यह तुम्हारे लिए नई चाल है। दरहकीकत में ऐसे कई ज़बरदस्त नुस्खे अपने पास रखता हूँ और जब उन्हें पेश करता हूँ तो वो दुश्मनों के लिए नई चाल होती है। इस सिलसिले में रसवंती को कभी राजदार नहीं बनाता, क्योंकि वो पेट की हल्की है। अगर मैं उसके सामने ये सबूत पेश कर देता कि उसने पारस अव्वल को जन्म दिया है, तो वो पारस दोम से इम्तियाजी सलूक करती और ये बात नामुनासिब होती। मौजूदा हालात में तुमने रसवंती को बहकाना चाहा तो मैं मजबूर होकर बरसों का राज फाश कर दूंगा। मिस्टर फरहाद, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मुआहदे से इनकार करोगे और पारस दोम को हमारे रहमो करम पर छोड़ दोगे? हाँ, ऐसा करते वक्त मुझे अफसोस तो होगा,
हमने पारस डोम को हमेशा माँ बाप का प्यार दिया है, उसे अपने पारस अव्वल के बराबर दर्जा दिया है। इसके बावजूद वो हमारा बेटा नहीं है। मैंने इंसानियत को पेश नज़र रखकर यह फैसला किया है कि पारस डोम को कुर्बान कर दिया जाए। टेलीपैथी के शैतान पैदा करने वाली मशीन को और उसके नक्शे को तबाह करके हम दुनिया वालों को तुम्हारी शरपसंदियों से महफूज रख सकेंगे। अच्छी तरह सोच लो, हम पारस डोम को गोली मार देंगे। मैंने सोच लिया है, अब तुम्हारे सोचने की बारी है कि उसे अजियतें देकर मार डालने के बाद क्या होगा। मेरी ये बात धमाका बन गई। स्क्रीन थोड़ी देर तक सादा रहा। वो सोच रहा होगा कि जवाब क्या दिया जाए। मैंने कहा, तुम मुझे जवाब देने की मोहलत देना चाहते थे, अब मैं तुम्हें मोहलत दे रहा हूं। तुम्हारा दावा है तुमने अपने मुल्क और कौम के लिए बड़े सख्त हिफाजती इक़दाम किए हैं। मैं सिर्फ 1 घंटे के अंदर तमाम हिफाजती इंतजामात को दरहम बरहम कर दूंगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि हमने पारस डोम को अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। तो फिर कब नुकसान पहुंचा रहे हो? फिलहाल पारस हमारा कैदी नहीं, मेहमान खास होगा। हम किसी नतीजे पर पहुंचने तक उसे निहायत आराम से रखेंगे। मैं सिर्फ 12 घंटे तक उसकी रिहाई का इंतजार करूंगा। 12 नहीं, 24 घंटे। हम इतनी देर में कोई दोस्ताना मुआहदा करने की सूरत पैदा कर लेंगे। ठीक है, मैं 24 घंटे बाद तुमसे राब्ता कायम करूंगा। मैं वापस अपने बेटे पारस डोम के पास आ गया। मैं उसे अपना बेटा कह रहा हूं, क्योंकि रसवंती ने उसे जन्म दिया है या नहीं, इस बात के हाँ या ना होने का कोई सबूत मेरे पास नहीं है। मैंने सुपर मास्टर को चक्कर में डालने के लिए महज बातें बनाई थीं। खुदा की कुदरत को समझना महाल है। मुझे दोनों बेटों से बेइंतहा मोहब्बत है। मुझे आज तक अपने पराये का जर्रा बराबर ख्याल नहीं आया। दोनों ही मेरे सगे हैं। मेरे रब ने चाहा तो यह कभी साबित नहीं होगा कि इनमें से कौन पराया है। रसवंती वहां मौजूद थी। बड़ी मिन्नतों मुरादों के बाद बेटे के दिमाग में जगह मिली थी। वो वहां से जाने वाली नहीं थी। मैंने उसे सुपर मास्टर से होने वाली तमाम बातें बताईं। सिर्फ ये बात छुपाई कि मैंने पारस डोम को लावारिस कहा है। उसने पूछा, क्या वो 24 घंटे बाद मेरे बेटे को रिहा कर देंगे? हाँ, जरूर करेंगे। तुम जरा सब्र से काम लो। ऐसा कहते वक्त मैं रसवंती के दिमाग में था। वहां फिर वही दूसरी सोच कह रही थी, पारस डोम मेरा बेटा नहीं है। उसके लावारिस होने का सबूत फरहाद के पास है। वो मुझसे हकीकत छुपा रहा है। मैंने कहा, रसवंती, वो शैतान फिर तुम्हारी सोच में बहकाने आया है। दूसरी सोच ने कहा, यह शैतानी सोच नहीं है। मैं खुद ही ये सोच रही हूं कि फरहाद ने सुपर मास्टर की शर्त कबूल ना की तो पारस डोम को गोली मार दी जाएगी। अगर इससे पहले फरहाद अपने दावे के मुताबिक ये साबित कर दे कि रसवंती ने यानी मैंने पारस डोम को जन्म नहीं दिया है, वो लावारिस है, तो सुपर मास्टर खामखा एक लावारिस को हलाक करके फरहाद को इंतकामी कार्रवाई पर मजबूर नहीं कर सकेगा। रसवंती ने कहा, यह मेरी अपनी सोच नहीं है। मैं मानती हूं शैतान बहकाता है। तुम भी ये मान लो कि वो बहकाने के दौरान सच बातें कहता है। तुम थोड़ी देर पहले मुझसे झूठ कह रहे थे कि बेटे के दिमाग में जगह नहीं मिलेगी। शैतान ने सच कहा था, जगह मिल सकती है। रसवंती, वो बात और थी। बातें ना बनाओ। अगर सुपर मास्टर पारस डोम के लावारिस होने का सबूत तलब करेगा तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? 1 घंटा गुजरने दो, फिर जो सच है वो तुम्हारे सामने आएगा। ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे दरमियान रहेगी। मुझे बताओ, सच क्या है? मैंने सख्त लहजे में कहा, कभी तो सब्र और तहम्मुल से रहा करो। क्यों फजूल बातों में मेरा वक्त बर्बाद करती हो? जाओ बेटे के पास रहो। मैं उसके दिमाग से निकलकर बर्री, बहरी और फजाई फौज के सरबराहों के पास बारी बारी किया। मैं मालूम करना चाहता था सुपर मास्टर ने किस तरह नए हिफाजती इंतजामात किए हैं। पता चला वो झूठे दावे कर रहा था। किसी भी मुल्क की हुक्मरान पार्टी के मेंबरान और फौज के आला अफसरान रूपोश रहकर हुकूमत नहीं कर सकते। वो फौज को मुस्तैद नहीं रख सकते थे। उन्हें फौजी जवानों के सामने आना पड़ता था। सुपर मास्टर उनकी हिफाजत के लिए कोई गैर मामूली इंतजामात नहीं कर सकता था। मैं रेडियो, टीवी और अखबारात के जरिए उनके चेहरों और आंखों में झांकता था, उनकी आवाज़ें सुनता था। इसी तरह वहाँ के फौजी डॉक्टरों, इंजीनियर्स और गोशा नशीन रहने वाले साइंसदानों को अपने हुक्मरानों से रब्ता रखना पड़ता था। ऐसे वक्त वो टेलीपैथी के शिकंजे में आ जाते थे। रसवंती ने मेरे पास आकर कहा, फरहाद जल्दी आओ, पारस बेहोश हो गया है। मैंने उसके दिमाग में पहुंच कर देखा। वो होश व हवास से बेगाना था। मैंने रसवंती से पूछा, क्या तुम इसके दिमाग में नहीं थी? वो कहने लगी, नमाज का वक्त हो गया था। मैंने सोचा नमाज पढ़ने के बाद बेटे के पास जाऊंगी। मैंने उसके लिए गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगी हैं। जाने क्यों अल्लाह ताला हमें ऐसी आजमाइशों से गुजार रहा है। मैंने सुपर मास्टर के नायब को मुखातिब किया, मैं मालूम करना चाहता हूं
कि मेरे बेटे को बेहोश क्यों रखा जा रहा है। उसने कंप्यूटर के जरिए राब्ता कायम कराया। सुपर मास्टर ने कहा, पारस को एक खुफिया अड्डे में पहुंचाया जा रहा है। अगर उसे बेहोश न रखा जाता तो तुम लोग उसके जरिए खुफिया अड्डे तक पहुंच जाते। क्या तुम इस तरह पारस को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो? बिल्कुल नहीं, मैं इस एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जा रहा है। तुमने हमें 24 घंटे की मोहलत दी है और हमने वादा किया है कि वो हमारा कैदी नहीं, खास मेहमान बनकर आएगा। हम उसके जिस्म पर हल्की सी खराश भी नहीं आने देंगे। जसवंती मेरे दिमाग में आ गई थी और ये बातें मालूम कर रही थी। उसने पूछा, 24 घंटे की मोहलत क्या जरूरी है? क्या अभी पारस की रिहाई का फैसला नहीं किया जा सकता? मैंने सुपर मास्टर पर दबाव नहीं डाला है। ये जाहिर कर रहा हूं कि मुझे पारस डोम की रिहाई से ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वो मेरे बच्चे को मार डालेंगे। तुम अभी सुन चुकी हो, वो उसके जिस्म पर हल्की सी खराश भी नहीं आने देंगे। थोड़ी देर के लिए खामोश रहो, मुझे बात करने दो, मैंने नायब के जरिए कहा। सुपर मास्टर, मैं 1 घंटे के अंदर तमाम हुक्मरानों, फौजी अफसरों और गोशा नशीन साइंसदानों के दिमाग से गुजर कर आ गया हूं। वो घिसी पिटी धमकी नहीं दूंगा। जो धमकी तुम्हें और तुम्हारे हुक्मरानों को याद है, उसे दोहराने की क्या जरूरत है? मैं 24 घंटे गुजरने का इंतजार कर रहा हूं। दैट्स ऑल। मेरी बात खत्म होने पर रसवंती ने खुश होकर कहा, यह धमकी देकर तुमने अच्छा किया। अब वो मेरे बेटे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम थोड़े थोड़े वक्फे से पारस के पास जाती रहो। कोई तशवीश की बात हो तो मुझे बुला लेना। मैं दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। थोड़ी देर तक मौजूदा हालात पर गौर करता रहा। हर पहलू से गौर करने के बाद यही यकीन हो रहा था कि वो पारस डोम को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं उधर से मुतमईन होकर थेल्मा के पास पहुंचा। वो अपने शौहर टॉम मॉरिस के साथ होटल के वेटिंग हॉल में बैठी हुई थी। मैंने इस्तंबुल आकर एक नजूमी की हैसियत से थेल्मा को बताया था कि वो खोई हुई दौलत हासिल कर सकती है। उसकी जवान बेटी समार्था इसी दौलत के चक्कर में मर गई थी। जब मैंने देखा कि थेल्मा को बेटी की मौत के बाद दौलत से ज्यादा दिलचस्पी नहीं रही है, तो मैंने उसके अंदर एक नई दिलचस्पी पैदा कर दी। वो उम्र के हिसाब से जवानी और बुढ़ापे के दरमियान थी। ऐसे दौर में औरत को जवानी के रुखसत होने का बहुत सदमा होता है। मैंने उसके हाथ की लकीरें देखकर बताया था कि वो दोबारा जवान हो रही है। थेल्मा मुझसे रुखसत होने के बाद बार बार आईना देखती रही थी। वो मेरी ऐसी अकीदतमंद हो गई थी कि हमेशा मुझे साथ रखना चाहती थी। मैं इसी मकसद के लिए उसे खुशफहमी में मुब्तला कर रहा था। उसके ही खानदान का एक मेंबर बनकर तंजीम वाले मुल्क पहुंचना चाहता था। थेल्मा ने कहा था वो अपने शौहर टॉम मॉरिस के साथ मुझसे मिलने होटल में आएगी और अब वो 1 घंटे से वहां बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने टॉम मॉरिस के ख्यालात पढ़े। वो थेल्मा से अपना बैंक बैलेंस छुपाता था और उसकी लाइल्मी में एक जवान औरत से इश्क कर रहा था। वो कमरे से निकला, लिफ्ट के जरिए नीचे आया और वेटिंग हॉल में दाखिल हो गया। थेल्मा बार बार दरवाजे की जानिब देख रही थी। मुझसे नजरें मिलते ही उठकर खड़ी हो गई। खुशी के मारे तकरीबन चीखते हुए बोली, आप आ गए? थैंक्स गॉड। मैं तो मायूस हो रही थी। वो तेजी से चलती हुई मेरे पास आई। अगर मैं इजाजत देता और सामने शौहर ना होता तो शायद वो मुझसे लिपट जाती। फिर भी वो मेरा एक बाजू थाम कर चिपक सी गई। अपने शौहर से कहने लगी, टॉम, यही मिस्टर एंडरसन है। टॉम मॉरिस मुझे देखते ही उछलकर खड़ा हो गया था। जैसे बरसों की गुमशुदा चीज मिलने पर थोड़ी देर तक उसके मिलने का यकीन नहीं आता, उसी तरह वो मुझे बेयकीनी से देख रहा था। आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेरे करीब आ रहा था। फिर उसने शदीद हैरानी से पूछा, ओनियल मॉरिस, ये तुम हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ मैं हूं। मुझे खुशी है कि 10 बरस के बाद भी तुम बिछड़े हुए भाई को पहचान गए हो। उसने मुझे गले से लगा लिया। थेल्मा हैरत और मुसर्रत से कह रही थी, ओह मिस्टर एंडरसन, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि तुम टॉम के भाई हो। हमारे खानदान के एक फर्द हो। हमें फख्र करना चाहिए कि हमारे खानदान में तुम्हारा जैसा बाकमाल शख्स भी है। टॉम ने मुझसे अलग होकर कहा, इसे एंडरसन नहीं, ओनियल कहो। ये बचपन ही से जबरदस्त बहरूपिया है। इल्म नजूम से तो इसे इश्क हो गया था। जब तुमने किसी एंडरसन नामी नजूमी का जिक्र किया तो मुझे ओनियल बहुत याद आया था। खुदा का शुक्र है आज मैंने याद किया और आज ही ये मुझे मिल गया। थेल्मा बोली, इसका मतलब है ओनियल को ढूंढ निकालने का सेहरा मेरे सर है। वो खुशी से और चिपकना चाहती थी। मैंने ख्याल खानी के जरिए उसे अलग कर दिया। टॉम ने पूछा, तुम अचानक घर छोड़कर कहाँ चले गए थे और तुमने ये नाम क्यों बदल लिया है? मैंने हंसते हुए कहा, नाम ना बदलता तो तुम लोग मुझे ढूंढने निकलते और मैं डैडी के साए में रहना नहीं चाहता था। मुझे इल्म नजूम और क़याफ़ा शनासी से जितनी दिलचस्पी थी उतनी ही डैडी को नफरत थी।
वो मुझे घर से निकाल देने की धमकियां देते थे। मैं एक दिन खुद ही निकल गया। मगर तुम 10 बरस तक कहाँ रहे? मैं दुनिया के हर उस मुल्क में गया जहां किसी माहिर नजूमी का नाम सुनाई दिया। मैंने बड़े बड़े आलिमों की खिदमत की है। इल्म आदात क़ियाफ़ा शनासी जैसे उलूम से ताल्लुक़ रखने वालों की कोई किताब नहीं छोड़ी और ना ही किसी आलिम से महरूम रहा। मेरी बरसों की मेहनत रंग लाई है। मैंने इस इल्म में कमाल हासिल किया है। थेल्मा ने पूछा, क्या सारी बातें यहीं हो जाएंगी? मैंने कहा, मेरे कमरे में चलो। नहीं जी, अब तुम 1 मिनट भी होटल में नहीं रहोगे, हमारी कोठी में रहोगे, जो अब तुम्हारी भी है। वो मेरे सामान के साथ मुझे अपनी कोठी में ले आए। थेल्मा ने अपने बेडरूम के साथ वाला कमरा मेरे लिए मखसूस किया। वो बहुत खुश थी। मुझे हमेशा साथ रखने की आरजू पूरी हो रही थी। वहाँ सैम मॉरिस से मुलाकात हुई। उसने गर्मजोशी से मुसाफा करते हुए कहा, ब्रदर ओनियल, कभी फुर्सत मिले तो मेरे हाथ की लकीरें भी देखो। मैं अब तक कुंवारा हूँ। मेरी किस्मत में औरत और दौलत है या नहीं? उसका हाथ मुसाफे के दौरान मेरे हाथ में था। मैंने कहा, तुम्हारा हाथ मुलायम और भद्दा है, जैसे मेंढक होता है। मेरी बात पर सब हंसने लगे। मैंने कहा, मैं इंसानी जिस्म के एक एक उज़ू को छूकर और देखकर उसके मिजाज और आदात के मुतालिक सही बता सकता हूँ। ये शाम का मेंढक जैसा भद्दा हाथ बताता है कि ये अंदर से खोखला है, इसमें दौलत हासिल करने की सलाहियत नहीं है। जिस तरह मेंढक तालाब में या दरिया के किनारे कम पानी में रहता है, गहराई में नहीं जाता, उसी तरह शाम मेहनत और मुशक्क़त की गहराई से कतराता है। इसे एक ही जगह जो खाने पीने को मिले उसी पर गुजारा कर लेता है। शाम ने नागवारी से कहा, रहने दो ब्रदर, तुमने थेल्मा टॉम से सुन लिया होगा, मैं कोई काम नहीं करता। टॉम के घर में खाता पीता और यहीं जिंदगी गुजारता हूँ। मैंने कहा, मेरे इल्म को चैलेंज ना करो। मैं तुम्हारे मुतालिक ऐसी बातें भी बता सकता हूँ जो थेल्मा और टॉम के इल्म में नहीं है, बल्कि तुम्हारे सिवा कोई दूसरा नहीं जानता। वो कहने लगा, मैं अपने भाई टॉम को बाप के बराबर समझता हूँ, उससे कोई बात नहीं छुपाता। मैं समझ गया तुम सड़क छाप नजूमी हो। मैं मुस्कुराकर उसके हाथ को टटोलने लगा। थेल्मा ने गुस्से से कहा, साम, तुम ओनियल की इंसल्ट कर रहे हो, फौरन इससे मुआफ़ी मांगो। मैंने कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसने मुझे सड़क छाप कहा है, लिहाजा मैं अपने हासिल करदा उलूम का कमाल ज़रूर दिखाऊंगा। मैंने इतनी देर में इसके हाथ और चेहरे की साख देख ली है। हाथ की लकीरें मुझे दूर ही से अपनी हिस्ट्री सुना देती हैं। ये खुद नहीं कमाता है, लेकिन दूसरों की कमाई में हेर फेर करके अच्छी खासी रकम हासिल कर लेता है। सामने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाकर कहा, यह झूठ है, मैं कितना ईमानदार और वफादार हूँ, ये भाई टॉम अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन भाई टॉम शायद ये नहीं जानते कि तुम्हारा कोई बैंक बैलेंस भी है। मैं अपने इल्म से अंदाज़ा कर सकता हूँ, बैंक में $50,000 से ज़्यादा रकम है।